ठीक है, उष्मा का चालन। किसका चालन दोस्तों? उष्मा का चालन। यानी उष्मा किसी माध्यम में किस प्रकार से चलती है, यानी उष्मा चालन, चालक नहीं चालन, यानी उष्मा कुल मिला के एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाती, यानी एक बिंदु या एक स्थान से दूसरे स्थान पर उष्मा का चलना, उष्मा का चलना क्या कहलाता है? पहुंचना, चलना, उष्मा का चालन कहलाता है। ठीक, इसकी तीन विधियां हैं दोस्तों, तीन मेथड है उष्मा के चालन के। एक दोस्तों है चालन, कौन सी विधि है दोस्तों? चालन। दूसरी विधि है दोस्तों संवहन, कौन सी विधि है दोस्तों? संवहन। आपका जो वायुमंडल ठंडा और गर्म होता है वो सब संवहन विधि से होता है। समुद्रों से जो हवा आती है वाष्प बन के, जो आपके यहाँ पर अभी बारिश चालू हो गई होगी दोस्तों, और उस बारिश का सबका कारण भी क्या दोस्तों? संवहन है। ठंडी और गर्म हवा जो चलती है सब उसका कारण क्या दोस्तों? संवहन है। आप तपेली के अंदर पानी गर्म करते हो और वो पानी गर्म हो जाता है, उसका कारण भी क्या दोस्तों? संवहन है। इसके बाद में तीसरी विधि है दोस्तों विकिरण। कौन सी है? विकिरण। सूर्य की जो उष्मा है वो पृथ्वी तक पहुंच रही है, वो किस विधि से पहुंच रही है दोस्तों? विकिरण विधि से पहुंच रही है। चलो चालन की बात करते हैं। सबसे पहले तो याद रखना, चालन केवल और केवल ठोसों में होगा। चालन किसमें होगा दोस्तों? ठोसों में होगा। संवहन हमेशा ठोस में नहीं होगा। किसमें होगा दोस्तों? तरल। देखो तरल दो प्रकार के होते हैं, द्रव और गैस, है ना। जिसमें बहने का गुण होता है वो सब तरल है, तो उसमें द्रव और गैस आ जाती है। संवहन किसमें होगा दोस्तों? द्रव और गैसों के अंदर होगा। विकिरण का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है जो प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में? माध्यम की आवश्यकता नहीं है, यानी ना ठोस। भाई आप सोचो, चालन के लिए ठोस जरूरी है, संवहन के लिए द्रव और गैस जरूरी, विकिरण के लिए कोई जरूरी नहीं है। सोचो सूर्य कहां है? 15 करोड़ किलोमीटर। अब 15 करोड़ किलोमीटर के बीच में यहाँ पर वातावरण तो केवल यहाँ 14-15 किलोमीटर है, ऊपर तो कुछ है ही नहीं, है ना। धीरे धीरे जाते हैं तो बिल्कुल स्पेस आ जाता है, कोई बिल्कुल कुछ ग्रेविटी वगैरह है नहीं, फिर भी बिना माध्यम के प्रकाश नीचे आ रहा है, यानी वो किस माध्यम से आ रहा है दोस्तों? विकिरण। और विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता क्या होती है दोस्तों? नहीं होती। तो पहला अंतर तो यही है, बात समझ लेना। दूसरी चीज, चालन की बात करते हैं दोस्तों कि जैसे चालन ठोसों में होता है, और आप सबको पता है कि ठोस के कण कैसे होते हैं? पास पास होते हैं। पास होने से आपको पता है कि इसको बिल्कुल दबाया नहीं जा सकता है। संपीड्यता यानी असंपीड्य होते हैं, इनको बिल्कुल दबा नहीं सकते हो दोस्तों। इनका घनत्व तो ज्यादा होता है, समझ में आ गई। ठोसों को और अधिक दबाया नहीं जा सकता है। अब ठोस को आपने क्या किया? यहां से आपने दी उष्मा, हाँ साहब उष्मा दी। अब उष्मा से यहाँ के कण क्या होंगे दोस्तों? गर्म हो जाएंगे। अब गर्म होने से, अब यही बेटे में ठोस के कण बहुत आलसी है दोस्तों, वो क्या करेंगे? जैसे ये जो कण है ये गर्म हो गया, ले भाई एक काम कर, मैं तो गर्म हो गया, ले तू भी गर्म हो जा, तो ये बिल्कुल टच रहते हैं दोस्तों, और टच इसकी उष्मा इसमें चली जाती है। रीजन क्या है दोस्तों? आपने कल भी देखा है कि जो उष्मा होती है, उष्मा की दिशा क्या होती है? हमेशा अधिक से अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर क्या करती है? उष्मा गति करती है। अगर मैं यहां से गर्म करूंगा तो इन कणों का ताप क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, और इधर वाले कणों का ताप कैसा है दोस्तों? कम है। तो हमेशा उष्मा किधर से जाएगी? अधिक ताप से कम ताप की ओर बढ़ेगी, और धीरे धीरे क्या हो जाती है दोस्तों? उष्मा आगे बढ़ती जाती है। इसमें कोई कण अपना स्थान छोड़ के इधर उधर नहीं जाता है। बात समझ में आ गई? टच रहते हैं एक दूसरे से, उष्मा ट्रांसफर होती रहती है। यह बहुत बड़ी इसके अंदर क्या है, आपको जानकारी लेने की आवश्यकता है। चलो संवहन में क्या होता है साहब? संवहन में उदाहरण मैं आपको दूं दोस्तों कि आपकी क्या है दोस्तों कि कोई पात्र आपने लिया, वेसल लिया आपने, इस पात्र के अंदर दोस्तों क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ दोस्तों? जल भरा हुआ है। अब आपने इसको गैस या चूल्हे किसी भी माध्यम से आपने क्या दी दोस्तों? हीट दी, उष्मा दी। उष्मा देने के कारण इस जल के जो कण होंगे, अब देखो होता यहां कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना, वही कॉन्सेप्ट है, भारी चीज नीचे बैठेगी, हल्की चीज ऊपर जाएगी। देखना अब होगा क्या कि ये जो है दोस्तों इस सतह से उष्मा किसने प्राप्त की दोस्तों? इन जल के कणों ने। अब जल के कण जो यहां आसपास के जल के कण क्या हो गए दोस्तों? गर्म हो गए। अब गर्म होने से क्या हो गए दोस्तों? हल्के हो गए। हल्के होने से क्या करेंगे दोस्तों? इसके कण गति करेंगे, और कण गति करते करते कहां सेट होंगे दोस्तों? ऊपर सेट होंगे। समझ में आ गई? और ऊपर का जो पानी है कैसा है? ठंडा है। और ठंडा जल कैसा होता है? भारी होता है। और भारी होने से ऊपर का जो जल के कण है वो नीचे आते जाएंगे, यानी नीचे पानी गर्म होएगा, गर्म जो जल होगा दोस्तों वो ऊपर आता जाएगा, और ठंडा जल जो कि भारी होता है वो नीचे बैठता जाएगा। यानी यहां के जो कण हैं वो क्या है दोस्तों?
गतिमान है, और इसके जो कण थे वो गतिहीन थे, इसमें कोई गति नहीं हो रही है दोस्तों, समझ में आ गई। इसके कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच रहे हैं, ये कौन सी क्रिया कहलाती है दोस्तों? संवहन। यानी जिसके माध्यम के कण उष्मा प्रसार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हो, उसे ही क्या कहते हैं? संवहन की विधि कहते हैं। बात समझ में आई कॉन्सेप्ट? इसी प्रकार से हवा होती है कि मान लो क्या होता है कि गर्मी के दिनों में, ये मान लो हवा है दोस्तों, हवा है, आगे कॉन्सेप्ट समझ। अब हवा जो है दोस्तों, अब क्या करेगी? मान लो ये हवा जो है ये क्या करेगी? हवा गर्म होके क्या करेगी? ऊपर उठेगी, गर्म होके ऊपर उठ गई, ऊपर, और नीचे वाली हवा वापस ऊपर उठती जाएगी, ऊपर उठती जाएगी। इसी प्रकार से सारी जो क्या हो जाएगी कि दोस्तों, आसपास की हवा कैसी हो जाती है? गर्म होती जाती है। ठंडी हवा नीचे बैठती जाती है और गर्म हवा हमेशा ऊपर उठती हुई रहती है। आई कॉन्सेप्ट समझ में? ये है कौन सा दोस्तों? संवहन। अब कॉन्सेप्ट क्या है और संवहन का? कि ये दोस्तों समुद्र है। क्या है दोस्तों? समुद्र। और समुद्र है, ये है आपका थल यानी पृथ्वी। दिन के समय क्या होता है दोस्तों? दिन के समय क्या होगा कि दिन के समय कौन गर्म होगा साहब? भाई पानी की खासियत क्या है कि वो देर से ठंडा होता, बताएंगे उसकी गुप्त ऊष्मा के कारण, है ना, कि पानी की क्या खासियत है कि वो देर से ठंडा होता है और देर से ही गर्म होता है। अब क्या होगा दोस्तों कि यहां पर, और इसमें थल पे क्या होता है दोस्तों? मिट्टी जल्दी तो गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी हो जाती है। दिन के अंदर कौन ज्यादा गर्म है साहब? थल ज्यादा गर्म है, और समुद्र ये कम गर्म है साहब। अब क्या होगा दिन के समय? क्या होता है दोस्तों कि अब बताओ, ज्यादा उष्मा किधर है? वो साहब थल की ओर, और कम उष्मा किधर है साहब? समुद्र की ओर। तो हमेशा किस तरफ दिन के अंदर समीर जाएगी साहब? थल से समुद्र की ओर यहां पर हवाएं चलेगी। और रात में क्या कॉन्सेप्ट है? रात में ये तो जल्दी ठंडा हो गया साहब। अब रात में, अब क्योंकि ये दिन भर से गर्म हो रहा है, धीरे धीरे ये गर्म होता रहता है, अब रात में ये ज्यादा गर्म है, ज्यादा गर्म है। ठीक, अब ज्यादा गर्म होने के कारण दोस्तों क्या होगा? अब हवा किधर से किधर चलेगी? समुद्र से थल की ओर चलेगी। इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी समुद्र के आसपास रहने वाले जो लोग हैं, वहां पर ना तो ज्यादा, वहां पर हमेशा ठंड का प्रभाव इतना नहीं होता दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये पानी क्या होगा? पानी आसपास क्या होगा? अब गर्म होते होते उसको क्या होना, बहुत टाइम लग जाता है दोस्तों ना। इसीलिए मुंबई में जाना आप, अभी यहां जिस दिसंबर के अंदर आप आराम से इतने बढ़िया तरीके से जैकेट वैकेट पहन के रहते हो, वहां दोस्तों आप टी शर्ट में रह सकते हो आराम से। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों विकिरण की। किसकी बात करें दोस्तों? विकिरण में किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसी प्रकार से जो आपके जो विकिरणीय ओवन वगैरह जो बने होते हैं दोस्तों, वो सीधे पदार्थ को जाके हीट करते हैं, कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं। आपका कोई बर्तन गर्म नहीं होगा। अगर मान लो किसी आपने इस प्रकार से विकिरण वाले ओवन लाए या टोस्टर लाए, अब उसको आप गर्म कर रहे हो, मान लो कोई सब्जी को गर्म कर रहे हो किसी चीज में, तो सब्जी जिस पात्र में रखी हो वो कभी गर्म नहीं होगा, वो सीधी विकिरण जाएगी उस पदार्थ में और उस पदार्थ को उष्मा प्रदान करेगी और वहीं से वो क्या हो जाएगा दोस्तों? गर्म हो जाएगा। ये सारा कॉन्सेप्ट किसका होता है दोस्तों? उष्मा के चालन का। अब इसमें चालन के अंदर आपने तीनों विधियां पढ़ ली। चालन यहां से एग्जाम में प्रश्न आता है दोस्तों। अब इस चालन की बात करेंगे। चालन के आधार पर यहां पर जो ठोस होते हैं वो दो तीन प्रकार से आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। एक पढ़ सकते हैं जैसे चालक। अब चालक पदार्थ क्या होंगे दोस्तों? जिसमें उष्मा का चालन आराम से हो जाए, उष्मा का चालन आसानी से हो जाए। जैसे सारे जो भी ठोस है आपके सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, लोहा। और कुचालक पदार्थ क्या होंगे दोस्तों? कि उसमें क्या होगा कि उष्मा का चालन बहुत कम होगा, जैसे कि लकड़ी है, प्लास्टिक है। ठीक, अब इसके अलावा एक इस प्रकार से आप चालन के पदार्थ भी पढ़ सकते हैं। ठीक, एक होता है उष्मारोधी एस्बेस्टोस। खास बात आती है उसके अंदर उष्मारोधी कि उसमें बिल्कुल ही उष्मा का प्रवेश होगा ही नहीं, यानी वो गर्म होगा ही नहीं। उसके अंदर आप एस्बेस्टोस को पढ़ते हो, उसकी ईंटें भी आती है एस्बेस्टोस की, इसीलिए ना, ताकि वो छत वगैरह गर्म नहीं हो। ओके।